Hello everyone, this is सुनील कुमार लेक्चरर इन साइकोलॉजी डाइट हमीरपुर। डियर ट्रेनीज, आज के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हमने चर्चा करी कि लर्निंग क्या होती है और क्या क्या उसकी प्रोसेसेस हैं, और आज हम उस कड़ी में आगे चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो आइए इनके ऊपर हम नंबर वाइज चर्चा करते हैं। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। यहाँ हम इन कारकों को तीन श्रेणियों में कैटेगराइज करेंगे। एक टास्क फैक्टर्स, दूसरा इंडिविजुअल फैक्टर्स और तीसरा मेथड फैक्टर्स। ये तीन प्रश्न आपको अलग अलग बन जाते हैं एनुअल एग्ज़ाम में। तो आइए इनके ऊपर एक हम नज़र देते हैं कि कौन से ऐसे टास्क फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इस अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे आप नाम से समझे होंगे कि कार्य संबंधी कारक, अर्थात जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, चाहे वो परफॉर्म करने जा रहे हैं, चाहे वो उसको याद करने जा रहे हैं, तो उस कार्य की प्रकृति कैसी है, वो कार्य कितना आसान है, कितना मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनके ऊपर हम नंबर वाइज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कार्य कितना कठिन है या कितना सरल है। तो कार्य की कठिनता का स्तर, फॉर एग्जांपल, कार्य अगर कठिन होगा तो उसको सीखने में ज़्यादा समय लगेगा, उसमें मुश्किल आएगी। अगर वो कार्य आसान होगा तो हम उसको जल्दी से सीख लेते हैं। इसी तरह से कार्य की लंबाई, अगर कार्य बहुत लंबा है तो कहीं ना कहीं उसको सीखने में हमें देरी लगेगी। अगर वो कार्य मध्यम किस्म का है तो हम उसको टाइमली जल्दी से सीख सकते हैं। तो कार्य की बहुत ज़्यादा लंबाई या कम होना, ये भी एक कारक है कि अधिगम हमारा किस तरह का होता है। ये कारक भी हमारे प्रभावित करता है लर्निंग को। तीसरा पॉइंट है कार्य की रोचकता व रुचि। जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, बालक जिस कार्य को करते हैं, वो कितना रुचिपूर्ण है। अगर उस कार्य को करने में बालक को आनंद आता है तो बच्चा जल्दी सीख लेता है। अगर वो कार्य थोड़ा सा बोरिंग होता है, उसमें रुचि होती है, उसमें कोई मज़ा बच्चे को नहीं आ रहा है, तो उस कार्य को सीखने में बच्चे को दिक्कत आती है। इस करके कार्य जितना रुचिकर होगा, जितना इंटरेस्टिंग होगा, तो लर्निंग उतनी अच्छी होगी और जल्दी से होगी। तो कार्य की ये रोचकता भी प्रभावित करती है कि कितना इंटरेस्टिंग है, कितना नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कार्य का अर्थपूर्ण होना, मीनिंगफुलनेस कितनी है उस कार्य में। अगर किसी काम को का कोई अर्थ है, उसका कोई मीनिंग है, मीनिंगफुल बात है, तो उसको याद करना आसान होता है। और वहीं अगर निरर्थक शब्दों को फॉर एग्जांपल हमने याद करना हो तो उसमें परेशानी होगी, दिक्कत आएगी। अगर मानो 8-10 अल्फ़ाबेट्स के कोई एक शब्द है, अम्ब्रेला, एरोप्लेन, इस तरह का, अगर ये मीनिंगफुल है तो बच्चा उसको याद आसानी से कर लेगा। अगर यही 5-7 अल्फ़ाबेट भी अगर निरर्थक होंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, जैसे LKZPSRQO, अगर इसको याद करना है तो इसका कोई शब्द नहीं बनता है। तो बच्चे को इन शब्दों को अपने जहन में लाना, उसको याद करने में मुश्किल आएगी। तो ये देखने में आया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं कि अगर कार्य मीनिंगफुल होगा तो हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन अधिक होगा और हम उसको जल्दी से याद कर लेंगे। इसी तरीके से कार्य की समानता, अगर बच्चे ने कोई कार्य किया है जो कि पहले से सीखा हुआ है और उसी टाइप का कोई दूसरा काम है, उसी टाइप का कोई दूसरा प्रश्न है या उसी तरह का कोई सिमिलर टॉपिक है, तो बच्चा पिछले अनुभवों से उसको रिलेट कर लेता है। अगर वो उसमें सिमिलैरिटीज़ है तो वो बच्चा जल्दी से सीख लेगा।
तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। लेकिन अगर वो कार्य असमान होगा तो बच्चे को मुश्किल आएगी और कई बार नेगेटिव ट्रांसफ़र लर्निंग होती है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमारी 3 तरह की होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। मानो पहले का सीखा हुआ अगर नए सीखने में मदद करे तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी। फॉर एग्जांपल बच्चे ने अगर साइकिल चलाना सीखा है, जब वो स्कूटर चलाना सीखता है तो वो 2 व्हील के ऊपर उसका संतुलन बनाना पहले सीख गया होता है, रोड की सेंस उसको पहले आ गई होती है। तो जब वो साइकिल चलाने के बाद स्कूटर सीखता है तो उसको जल्दी से सीख लेगा एक नौसिखिए की अपेक्षा। लेकिन नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वो होती है जब पहले का सीखा हुआ नए सीखने में कोई रुकावट पैदा करे, बाधा उत्पन्न करे। फॉर एग्जांपल बच्चे को हम बहुवचन सिखा रहे हैं, बाला, बालाएँ, माला, मालाएँ, लड़का। जब एक लय में हम 10 शब्द ए वाले बोल रहे हैं ना, बच्चे को बाला, बालाएँ, माला, मालाएँ, तो इसी तरीके से जब हम लड़का बोलेंगे तो एकदम उसके ध्यान में आएगा कि लड़का का होगा लड़काएँ, जबकि इसका विपरीत है। तो यहाँ बच्चे के लिए नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाती है, क्योंकि वो डिसिमिलर टास्क था, उसकी तरह नहीं था। अगर उसकी बाला, मालाएँ, बालाएँ, माला, मालाएँ, लता, लताएँ, अगर लता कभी आएगा तो लताएँ वो सीख लेगा। लेकिन लड़का जब वो सीखेगा तो फिर वो लड़के बोलने के बजाय लड़काएँ, उसको लगेगा कि ये डिफरेंट है, ये डिसिमिलर है, तो वहाँ उसको परेशानी आ सकती है। तो इस तरीके से कार्य की समानता भी एक कारक है जो कि हमारे अधिगम को, बालक के अधिगम को, सीखने को प्रभावित करता है। तो इज़ इट क्लियर? उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को आप अच्छे से डिस्क्राइब करने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये भी एक पार्ट के रूप में 7 नंबर का प्रश्न आपको एनुअल एग्ज़ाम में किसी एक फैक्टर्स के ऊपर भी आ जाता है, फुल क्वेश्चन। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स की ओर चलते हैं। तो कौन से ऐसे व्यक्तिगत कारक हैं जो कि हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं? तो आइए इनके ऊपर भी एक नज़र जल्दी से दे लें। परिपक्वता, मैच्योरिटी का स्तर भी प्रभावित करता है। आप जानते हैं एज के साथ साथ बच्चे की इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, फिर वो मैच्योरिटी वाली स्टेज पे पहुंचता है, तो वो स्वाभाविक रूप से उसकी परिपक्वता सीखने को प्रभावित करेगी। उसके बाद तत्परता भी आप जानते हैं कि किसी काम को करने के लिए कितने आप उत्सुक हैं, कितने आप तत्पर हैं, कितनी तैयारी आपकी है। अगर रेडीनेस के साथ किसी काम को करते हैं तो वो काम सरलता से, आसानी से, जल्दी हो जाता है। तो ये तत्पर होना या ना होना ये भी सीखने को प्रभावित करेगा। और आपकी एबिलिटीज़, हर एक आदमी में अलग अलग तरह की योग्यताएं होती हैं। कई आपकी स्ट्रेंथ होती हैं, कई वीकनेसेस होती हैं, और जिस काम में आप मानो टेक्निकल एबिलिटीज़, मैकेनिकल एबिलिटीज़ किसी की है, किसी की एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, तो किसी की कंक्रीट है, किसी की सोशल है। तो जिससे उससे जो रिलेटेड फील्ड्स हैं, तो बच्चे के ये भी एक कारक होता है, उसको वो कितने आसानी से सीखेगा, सुगमता से सीखेगा, या कितनी उसको दिक्कत आएगी। तो आपकी ये योग्यताएं भी प्रभावित करती हैं हमारे इस सीखने को। संवेदनाएं होता है कि आप उसको कितना महसूस कर पाते हैं, जिन चीज़ों को आप समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं, तो वो आपके जहन में आ जाती हैं, बच्चे उनको आसानी से समझ लेता है। तो ये भी कारक है कि जैसे टच की संवेदना है, सूंघने की है, तो बच्चा जब उन चीज़ों को महसूस कर लेता है तो उनकी समझ जल्दी हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। जो मेंटली हेल्दी बालक होगा, फिट होगा, तो वो उसकी अगर लर्निंग जो है वो अच्छे से हो जाएगी। अगर उसकी डिस्ट्रैक्शंस कम है, मेंटल हेल्थ एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है, एक स्टेट ऑफ वेल बीइंग है, तो वो भी एक कारक है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है कि आप कितने हेल्दी हैं, मेंटली फिट हैं। तो अगर मूड भी आपका ठीक रहेगा तो बच्चा जल्दी भी सीखेगा। ध्यान व रुचि, अटेंशन कितनी है, आज ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है बच्चे की, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, जो ADHD वाली जो प्रॉब्लम है, बच्चे का एकाग्रचित्तता का भंग होना। वो कारण है कि अगर वो मटेरियल, जो सामग्री जो बच्चा याद कर रहा है, सीख रहा है, वो कितनी रुचिकर है। तो ये भी एक फैक्टर है
अगर वो रुचिकर है और तो उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा जाएगा, अगर वो रुचिकर नहीं है तो फिर उसको बच्चे जो वो इग्नोर करेंगे सीखने में, उसको मुश्किल लगेगा। तो इस करके ये भी एक कारक है जो हमारे सीखने को प्रभावित करेगा। इसके अलावा शारीरिक दोष व रोग, कोई भी ऐसे फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ है या बीमारी के टाइम में तो आदमी का सारा ध्यान उस अपनी समस्याओं के ऊपर केंद्रित होता है, तो वो जो सीखने की योग्यता है वो निश्चित रूप से वो प्रभावित तो होगी ही होगी। इसके बाद इच्छा शक्ति, किसी काम को करने की विल पावर, अगर स्ट्रांग विल पावर है, किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, तो वो मुश्किल काम भी आसान लगता है क्योंकि उसको काम करने का जुनून उसमें है। तो ये डिपेंड करता है कि उस काम को करने की या उस चीज़ को सीखने की उस बालक में इच्छा शक्ति कितनी है। तो एक कहते हैं ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बट विद द विल, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में मुश्किल नहीं होती, असंभव नहीं होती, बशर्ते इच्छा शक्ति उसकी मजबूत हो। तो ये एक इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल का। जो एक डिटरमिन्ड आदमी होगा, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, वो उस काम को दृढ़तापूर्ण संकल्प के साथ आसानी से कर लेगा और उसको में सफल हो जाएगा। तो उसके बाद औषधियाँ भी एक प्रभाव डालती हैं। कोई अगर ड्रग्स लेता है कोई, तो उनका भी एक अपना प्रभाव हमारे शरीर और मन के ऊपर रहता है। तो ये कोई भी व्यक्तिगत फैक्टर्स है। और भोजन जैसा हम लेते हैं, जैसा हम आहार लेते हैं, तो ये भी एक फिजिकल फैक्टर्स है। अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं, किस तरह का भोजन हम लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली तो भी वो आदमी को, बच्चा सुस्त होगा तो नेचुरली उसका वो सीखने की क्षमता और वो सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो आसानी से आप इन पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और लास्ट एक और पॉइंट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। तो मीनिंग टू सेंसेशन इज परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण होता क्या है कि संवेदना को अर्थ प्रदान करना ही प्रत्यक्षीकरण होता है। मतलब आपका नज़रिया क्या है, उस चीज़ को देखने का दृष्टिकोण क्या है, जो आप महसूस करते हैं उसको आप क्या अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो मीनिंग टू सेंसेशन इज परसेप्शन। इज इट क्लियर? तो उम्मीद है कि आप इन पॉइंट को कलेक्ट कर लेंगे और एक इंडिविजुअल जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आप एग्ज़ाम में अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं जल्दी से, जो हमारा तीसरा फैक्टर है वो है मेथड फैक्टर। जैसे नाम से क्लियर है, मेथड फैक्टर जो किसी काम को करने के लिए जो विधि कारक है कि किस तरीके से किस काम को कर रहे हैं, किस मेथड से किसी काम को किया जा रहा है। तो मेथड बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर सीखने की क्रिया बच्चे की किस तरह की है, कौन से टेक्निक्स बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या वो विधियों का उपयोग कर रहा है, तो ये एक सीखने की क्रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किस तरह के बच्चे एक्शंस लेता है वो प्रभावित करेगा। दूसरा, सूझ द्वारा सीखना। अगर बच्चा इंसाइट के द्वारा, इंसाइट लर्निंग आपने वो उसमें आगे थ्योरीज में अगर आप पढ़ेंगे, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। सूझ का जो सिद्धांत है, इंसाइट जो थ्योरी है, तो उसमें सूझ के साथ, समझ के साथ बच्चा सीख रहा है। तो अगर अंदर से उसको समझने की और वो इंसाइट के साथ उसको समझने की कोशिश कर रहा है तो वो जल्दी से सीख जाएगा। वो एक उसका मेथड अच्छा है समझने का, बजाय कि बच्चा मानो एक रट ही रहा है, उन चीज़ों को समझ नहीं रहा है। तो नेचुरली उसको रटने में और समझने में और शुरू से सीखने का जो एक विधि है वो अवश्य ही लर्निंग को प्रभावित करेगी। एक अभ्यास है, प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करने से आगे हम उन थ्योरीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जैसे आपने देखा है कि जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते हैं त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है, एरर डिक्रीजेस। एज ट्रायल इंक्रीजेस एरर डिक्रीजेस, यानी कि अभ्यास भी हमारा प्रभावित करता है। इस करके बच्चे को किसी भी काम को बार बार लिखने के लिए वो बच्चा सुन भी रहा है, उसको देख भी रहा है ना। तो जो ऑडियो विजुअल और बच्चा उसके बाद प्रैक्टिस करता है तो वो एक लंबे समय तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसके रहता है। तो अभ्यास भी एक हमारे सीखने को प्रभावित करता है कि बच्चा उसके लिए कितने बार एफर्ट कर रहा है, कितना अभ्यास उसके कर रहा है।
पथ प्रदर्शन व संकेत। अगर कोई संकेत दिए जाते हैं, मार्गदर्शन किया जाता है, हिंट दिया जाता है, तो एक ये भी विधि है कि बच्चा उस पॉइंट को, उसका हल निकालने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा हम हिंट दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, तो बच्चा उस दिशा में सोचना शुरू करता है। और उसके बाद परिणाम का ज्ञान, तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। अगर बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज हुई हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि बच्चे को अगर परिणाम पहले बता दिया जाए कि इस सवाल का आंसर ये होगा, तो जब उस सवाल को बच्चा करेगा तो उसके आंसर का जब वो पहला डिजिट उसका मैच नहीं करेगा तो वो बोलेगा नहीं नहीं यहाँ गलत हो गया, क्योंकि इसका आंसर तो ये आना चाहिए था, कहीं मैं चूक कर रहा हूँ। तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट से बच्चे को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये देखने में आया कि 20, 25, 30% जॉब, अगर परिणाम का ज्ञान पहले हो, अगर बच्चे को उसका रिजल्ट पहले पता हो, या उसका फॉर एग्जांपल उत्तर पहले पता हो किसी सवाल को करने से पहले, तो वो उसको हेल्प करेगा सीखने में। और एक बच्चा जिसको परिणाम का ज्ञान ही नहीं है, तो वो अंधेरे में ही ठोकरें मारता रहेगा, अंधेरे में कील लगाने वाला काम हो जाएगा। और जब परिणाम का ज्ञान हो तो बच्चे को पता है कि नहीं, मैं यहाँ दिशा में भटक गया हूँ, मुझे इस दिशा में, क्योंकि इसका आंसर ये आना चाहिए। तो परिणाम का ज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, एक अच्छा मेथड है कि बच्चा फिर उस दिशा में आगे बढ़ता है। चाह भी किसी काम को करने की, ये भी एक फैक्टर है सीखने का, वो भी एक विधि है। करो व सीखो, जैसे आप कहते हैं कि लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन डूइंग नॉट बाई लिसनिंग ओनली। किसी भी कार्य को हम लर्निंग बाई डूइंग, जो करके सीखता है, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। जब बच्चे को हमें किसी को सिखाते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि मानो मैंने बोलकर चीज़ को किसी को समझाया है, आप को स्क्रीन पे ऊपर वो पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। जब आप अपना हाथों से माइंड मैप बनाते हैं, फिर डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर अपनी टाइमिंग भी उस उतने 3-4 पेजेस उसको जितनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको लिखने की अपनी स्पीड को एडजस्ट करते हैं। तो ये लर्निंग बाई डूइंग जो अपने हाथ से निकला होगा, ये किसी के कॉपी नोट्स करना और ख़ुद बनाना, तो जिसने खुद बनाए होंगे ना, वो जल्दी उसको एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा, वो एक सीखने का एक अच्छा फैक्टर है, वो उसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी। और अगर कॉपी करके हमने उसको चेप दिया, तो वो समझो कि कहीं ना कहीं उसके भूलने के चांस, फॉरगेटिंग भी ज़्यादा होगी। तो ये एक मेथड फैक्टर है कि एक विधि का एक ये कारक है कि करो बस सीखो। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारक है। समय पर परीक्षण, अगर हम किसी चीज़ के वेरीफाई कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं टाइमली, तो जब हम उसको चेक बैक करते रहते हैं, तो ये भी एक उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी विधि है अपनी एक्यूरेसी लाने में किसी चीज़ को, अगर हम एक बार उसका परीक्षण कर लें। और उसका सीखने का समय भी बच्चे का प्रभावित करता है कि बच्चा कितना टाइम डिवोट करता है उस चीज़ को सीखने के लिए। कई बार बच्चे शार्प सीखने वाले होते हैं लेकिन समय ही नहीं देते हैं, लापरवाह होते हैं, तो एक सीखने का समय भी प्रभावित करेगा। अगर बच्चा एक्टिव है, स्मार्ट है, या उसका अच्छे से वो सीख रहा है, तो डिपेंड करता है कि वो टाइम उसको कितना डिवोट कर रहा है, और वो क्वालिटी टाइम कितना डिवोट कर रहा है, इम्पॉर्टेंट बात। तो ये एक सीखने का, और मैंने कहा जैसे ऑडियो विजुअल होगा वो भी एक प्रभावित करेगा। पड़ताल, वेरिफिकेशन, अगर उसका जांच करता है उस प्रश्न के दूसरे फॉर्मूले के साथ, उसको हल करता है और करेक्ट करता है, एक बार प्लस करके या भाग करके, गुणा करके, माइनस करके उसको वेरीफाई करता है, तो बच्चे वो ये एक विधि है कि हम जैसे पहले प्राइमरी स्कूल में प्रश्न को करते थे तो उसकी पड़ताल जरूर, वेरिफिकेशन सिखाई जाती थी कि इसका आंसर ये आया, अब इसको रिवर्स करके देखो कि ये आंसर सही निकला कि नहीं निकला, इतने से इतने माइनस करके या इसको इतने में से प्लस करके फिर वो वाला पहले वाला फिगर आया कि नहीं है। तो इस ढंग से बच्चों को एक जो पड़ताल है, ये भी एक अच्छा मेथड है बच्चे को अच्छे ढंग से सिखाने का। ये भी एक कारक प्रभावित करता है कि बच्चा कितने अच्छे से पड़ताल करता है। और पूर्ण व अंश विधि, आपका पार्ट व होल मेथड भी प्रभावित करता है। कई जगह पार्ट मेथड इफ़ेक्टिव होता है और कई जगह होल मेथड इफ़ेक्टिव होता है, डिपेंड करता है कि सामग्री किस तरह की है। एक मानो लिटरेचर का बच्चा कोई नावल पढ़ रहा है तो
उसका पूरा पैरा पढ़कर फिर उसका जो है वो सारांश निकाल रहा है, या किसी चीज़ को वो बहुत लंबी है सामग्री है तो उसको वो पार्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, टॉपिक बाय टॉपिक कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों के एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे लंबी स्पेलिंग्स हो तो हम उसको बीच में ब्रेक करके पार्ट मेथड से बाईसाइकिल BICYCLE, ठीक है, 3 हिस्सों में हमने इसको जो ब्रेक कर दिया बच्चे को सिखाने के लिए। बच्चे को ऐसे लय में हम सिखाते हैं BICYCLE। तो और कहीं पे हम उसको इकट्ठा सीखने में मदद मिलती है। तो डिपेंड करता है कि सामग्री हमारी किस तरह की है और उसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, वो पार्ट मेथड है या होल मेथड है। तो ये सीखने की विधियां भी हमारे जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो डियर ट्रेनिस, उम्मीद है कि ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर कलेक्ट करे इसके ऊपर हमने क्लास में विस्तृत चर्चा की थी। ये केवल मात्र मैं आपको यहाँ समराइज़ कर रहा हूँ, उन पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने पहले चीज़ें सीखी हैं वो एकदम तरोताज़ा हो जाएं और इनको आप एक देखें, समझें और फिर करें, इनको लिख कर करें और इसको एक्सप्लेन करें। तो इस ढंग से आपकी जो वो लर्निंग है वो अच्छे से होगी। तो ये थे कुछ कारक कि जो हमारे टास्क फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं या मेथड फैक्टर्स हैं, वो बच्चों के सीखने को प्रभावित करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ, उम्मीद है कि अब आप इन जो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने में सक्षम होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।